चलिए, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि अगर 26 में सिलेक्शन उसको नहीं हुआ तो 27 में ये गाना हम सभी लोगों के लिए बजेगा कि चांद की तरह चमक रहे हैं उस जोगी का काया, मेरे द्वारे आकर उसने प्यार का अलख जगाया। चलिए, हम तो रेडी हैं। अगर बाई चांस सिलेक्शन नहीं मिला फिर तो ये स्टेटस लगना चाहिए जीवन में। समझ रहे हो ना आप हमारी बातों को? एकदम अवश्य ही समझना है, क्योंकि बाकी सब पूरी दुनिया सिर्फ मोह माया है। लक्ष्य तो हमारा सिर्फ जीवन काटना है यहाँ। ठीक है, चलिए, अभी जो 2026 में हमने प्रण ठानी है कि प्रत्येक दिन एकक बीएसएससी का सेट देना है, बस, और प्लस करंट अफेयर को अप टू डेट रखना है खुद को। बाकी देखते हैं कि इस 365 दिन के अखाड़े पे क्या होता है। अगर ये अखाड़ा अगर फेल हुआ तो फिर तो लगा देना है वही, क्या, चांद की तरह चमक रही है इस जोगी का काया, और मेरे द्वारे आकर उसने प्यार का अलख जगाया। ठीक है, अपने तन पे भस्म रमा को सारे जग को रैन वो जागा। ठीक है, तो चांद की तरह चमक रहे हैं उस जोगी का काया। ठीक है ना, समझ रहे हो ना विनोद? तो फिर तो तैयार रहना, 1 साल तैयारी और कर लो, अगर ना तो फिर तो पूरी जीवन मोह माया छोड़िए चले कहीं और। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल अपने इस सेटों को हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और ये क्लास शुरुआत करने से पहले सबसे बड़ी चीज है, आप एक चीज जानते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर चीज क्या है? ये हमें आप बताइए। पहले हम आगे की ओर चलते हैं, उसके बाद आपसे यही प्रश्न कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीजें क्या है? पता है, 3 चीजें हैं दुनिया में जो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज, और वो 3 चीज स्त्री, पैसा और भोजन। और वह तीनों चीज असुरक्षित है, क्योंकि ये तीनों चीज के रक्षक ही इसके भक्षक होते हैं। जो इनकी रक्षा करते हैं वही इसके भक्षक होते हैं। समझ रहे हो ना आप? इसलिए सिर्फ दुनिया मोह माया है। ठीक है, चला जाएगा वही, चांद की तरह चमक रही है इस जोगी की काया। फिलहाल अपने जो हमने वादा किए हैं कि 2026 में प्रत्येक दिन एक एक सेट देना है। अभी फिलहाल बीएसएससी का एग्जाम चल रहा है, तो बीएसएससी लिए एक सेट देंगे। उसके बाद जो आएगा उसको इस बार तो छोड़ना नहीं है, ईमानदारी के साथ नहीं, क्योंकि पिछले बार जो हमसे कमी हुई है उस कमी को दूर करना है। उस कमी को क्या करना है? दूर करना है। क्योंकि अगर ये अखाड़ा अगर छोड़ करके कोई और अखाड़े में जाएंगे तो इसका मतलब कि पहले इस अखाड़ा पे दावा ठोक के ही जाना कि क्या दिक्कत था। अगर हम ये अखाड़ा छोड़ के जा सकते हैं तो वो चांद की तरह चमक रहे हैं काया, वो भी छोड़ के वापस आ सकते हैं। इसलिए पहले इसमें खूंटा गाड़ना है। ठीक है, तो चलिए आइए और अपने सेटों के हमने शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एग्जाम 15/2/2017 ईस्वी को एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसमें देखिए, शुरुआत के 75 प्रश्न हम सब देखते हैं। क्या प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए, इस प्रश्न में हम पहले 3 चीजें आपके लिए लिखेंगे। इस प्रश्न में हम पहले आपके लिए कितने चीज लिखेंगे? 3 चीज लिखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, क्योंकि हड़बड़ाइए नहीं, आए हैं अपने कमी को दूर करने के लिए। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना का अगर हमसे यही चीज पूछता, कार्यान्वयन मतलब शुरुआत कब हुई, तो 1955 ईस्वी हम दे देते। कार्यान्वयन मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की जो शुरुआत हुआ था वो 1955 ईस्वी में हुआ था। और ये 1955 ईस्वी में कार्यान्वयन योजना बनी, तो इसके लिए एक अधिनियम बने। इसके लिए एक क्या बने? अधिनियम बने, जो अधिनियम 1956 ईस्वी में बना। 1956 ईस्वी में क्या बना? अधिनियम बना। और ये अधिनियम बने, अधिनियम के बाद इसे प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कब हुआ? राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कब हुआ? तो 1988 ईस्वी में हुआ। और राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो पूर्ण रूपेण है वो लागू कब हुआ? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना पूर्ण रूपेण लागू कब हुआ?
तो ये जाके 1995 ईस्वी में पूर्ण रूपेण क्या हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं। पूर्ण रूपेण क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। ठीक है, 95 में भी एक अधिनियम बने हैं, बशर्ते ये योजना पूर्ण रूपेण 1998 में लागू होता है। लागू कब होता है, 1998 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन यहां अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर दिया वो 1995 ईस्वी दिया। ठीक है, यही प्रश्न हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए थे, तो बहुत सारे लोगों का अच्छे तरीके से कमेंट आया, अच्छे अच्छे चीज भी उन्होंने किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का एक दोस्त ने शायद या कोई थे वो कमेंट किए थे कि इसका मुख्यालय है जो नई दिल्ली है, इसका मुख्यालय है जो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। देखिए इससे इससे छोड़ करके हम विशेष आपको चलते हैं, एक नागपुर सड़क योजना आता है। नागपुर सड़क योजना, प्रश्न अगर आपसे पूछ दे कि नागपुर सड़क योजना कब हुआ, नागपुर 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 सड़क योजना, नागपुर सड़क योजना, तो देखिए नागपुर सड़क योजना का जो शुरुआत हुआ था वो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ, अर्थात दूसरा विश्व युद्ध के समय में ही, लो समाप्ति में, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही हुए थे। 1943 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नागपुर सड़क योजना बनी, और इस योजना के तहत 4 प्रकार की सड़कें बनाने की बात कही गई देश में, जो कि एक सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे, और एक राज्य राजमार्ग होगा, और एक जिला की सड़कें होंगी, और एक ग्रामीण सड़कें होगा। एक जिला की सड़कें और एक ग्रामीण सड़कें नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत 1943 ईस्वी में। और यही हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो इसका आंसर, योजना कब शुरू किया गया, तो 1995 ईस्वी में पूर्ण रूप में शुरू किया गया था। कार्यान्वयन तो 1995 से ही था, 56 में अधिनियम बने, 88 में एनएचडीआई प्राधिकरण बना, और 95 में एनएचडीपी बने, और उसे पूर्ण रूपेण 98 से ये लागू हुआ। 98 से क्या हुआ, लागू हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हमारा हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हमारा हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसके दूसरी प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि पीली क्रांति का संबंध तेलहन से है, पीली क्रांति का संबंध तेलहन से। लेकिन यहां हम झंडा गाड़ने के लिए आए, ना कि फील्ड छोड़ के भागने के लिए आए, तो जल्दी से हमें बता देंगे, जल्दी से हमें क्रांति बता देंगे। जैसे पीली क्रांति तेलहन, हरित क्रांति किससे, तो फसल से है, हरित क्रांति फसल से है। जैसे रजत क्रांति तो अंडा से है, रजत क्रांति अंडा से है। और क्या, भूरी क्रांति नहीं लिख रहे हैं, भूरी क्रांति उर्वरक से है, चलिए लाल क्रांति तो टमाटर से है, लाल क्रांति हरी, पीली, रजत, भूरी, लाल, और कौन कौन सा होता है, फटाक से बोलिए। सुनहरी क्रांति फल से, सुनहरी क्रांति तो फल से है। गोल क्रांति आलू से है, अमृत क्रांति ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अमृत क्रांति नदी परियोजनाएं से है, या जिसको हम सब बांध बोलते हैं ना, एक नदी से दूसरी नदी में जोड़ना, नदी जोड़ परियोजना, ये नदी जोड़ परियोजना, ये आपने स्पीडी बुक में नहीं देखा होगा कि नदी जोड़ परियोजना कौन सी क्रांति से, अमृत क्रांति। चलिए बादामी क्रांति से क्या संबंध है, बादामी क्रांति मसाला, तो फटाक से दिमाग में इतना नोट कर लीजिए। फिर से हम बोलते हैं, पीली क्रांति तिलहन, हरित क्रांति गेहूं या फसल। चलिए भूरी क्रांति उर्वरक, काली क्रांति ये छूट गया, काली क्रांति पेट्रोल, काली क्रांति का संबंध पेट्रोल, पेट्रोल से, काली क्रांति पेट्रोलियम, काली क्रांति नीली हो गया मछली, श्वेत क्रांति दूध, श्वेत क्रांति किससे, दूध से, तो ये सब सभी क्रांति आप क्या रखिए, याद रखिए। ठीक है, चलिए इतना ही आप अगर याद रखिएगा तो शायद लगता है कि वो गाना आपके लिए नहीं बजेगा, और नहीं अगर याद किए तो आप उसके लिए तैयार हो जाओ। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट तो ये हमारा है, सेकंड वो है। भारत में उत्पादित की गई कुल कितनी प्रतिशत कॉफी निर्यात होती है, ये प्रश्न 2017 का था, इसलिए उस समय भी 70% कॉफी निर्यात होता। और आज अगर हम 2025 और 25 का आंकड़ा दें तो 25 के आंकड़ा में भी 70% निर्यात होता है। और जबकि चाय का सबसे ज्यादा उपभोक्ता तो हमारा खुद देश है,
तो इसका मात्र 20% निर्यात होता है, ये निर्यात होते हैं। ये चाय और कॉफी दोनों का क्या होता है, निर्यात होता है। चाय और कॉफी दोनों का निर्यात होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि चाय प्लस कॉफी में कैफीन की मात्राएं पाई जाती है। चाय प्लस कॉफी में कैफीन, जो कि चाय में हल्का सा थीन की भी मात्रा पाया जाता है। थीन की मात्रा भी क्या होती, थीन की मात्रा भी पाई जाती है, थीन की मात्रा भी पाई जाती है। अगर यहां हम प्रश्न पूछ दे जैसे तंबाकू, तंबाकू में किसकी मात्रा पाया जाएगा, तो निकोटीन, तंबाकू में निकोटीन की मात्रा पाई जाती है, निकोटीन की मात्रा पाई जाती है, निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। चलिए आगे चले, आगे चले। अगर आज माइक धोखा दिया तो माइक हटा के, फोन डिस्चार्ज अगर हुआ तो फोन को चार्ज से हटा के, माइक हटा करके एकदम क्लास को द लास्ट तक ले जाएंगे। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसके सहयोग से बनाए गए हैं, तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जो कि इंग्लैंड के सहयोग से। देखिए 4 गो प्लांट हमें काफी अच्छे से ध्यान रखना है। एक हो गया दुर्गापुर, दुर्गापुर जो कि है कहां, तो ये वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर को बनाया कौन, इंग्लैंड के द्वारा बनाए गए हैं और यह 1959 ईस्वी में बनाया गया। तो एक हो गया हमारा दुर्गापुर, दूसरा राउरकेला, दूसरा हो गया, ये फर्स्ट हो गए, दूसरा हो गया राउरकेला, राउरकेला जो कि उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में है। तो राउरकेला प्लांट जो बनाया गया वो जर्मनी के सहयोग से बनाए गए हैं और 1959 में ही बनाए गए हैं, जो कि तीसरा प्लांट है। तो एक दुर्गापुर हो गया, राउरकेला हो गया, फिर उसके बाद एक कौन है, बोकारो स्टील प्लांट जो रूस के सहयोग से। तो बोकारो झारखंड में, झारखंड का एक प्लांट है जो कि बोकारो जो कि रूस के सहयोग से 1964 ईस्वी में बनाए गए हैं। और एक चौथा, तो दुर्गापुर, राउरकेला, झारखंड और एक बचा भिलाई जो कि भिलाई कहाँ है, भिलाई कहाँ, छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। और ये इसमें सहयोग किसका था, और ये बनाया गया था 55 में, 1955 ईस्वी में, सही लिखे। और ये भी बनाया गया था रूस के सहयोग से, क्योंकि 2 कंपनी हमारे यहाँ रूस के सहयोग से स्थापना हुआ, एक इसका भिलाई का और दूसरा बोकारो का, अर्थात 55 और 64 वाला रूस बनाया, जो कि एगो 55 में बनाया और एगो 64 में बनाया। और जबकि 2 दुर्गापुर तो इंग्लैंड के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, और ये दुर्गापुर बना, दुर्गापुर और दोनों दुर्गापुर और राउरकेला 59 में, दुर्गापुर राउरकेला दोनों प्लांटें बनी कब, 1959 में। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रख सकते हैं, इसको हमें ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए। किस वर्ष बजट में के लिए जीएसटी, किस वर्ष बजट में जीएसटी पहली बार जिक्र किया गया था। देखिए जीएसटी पहली बार जिक्र किया गया था 6 से 7 वाले बजट में, जीएसटी पहली बार जिक्र किया गया था 6 से 7 वाले बजट में। ठीक है ना। चलिए इससे संबंधित हम और प्रश्न देख लेते हैं, इससे संबंधित और प्रश्न हम देख लेते हैं। क्या लगाए हैं, 6 से 7 ना, कौन सा क्वेश्चन था, चलिए 5 का ए सही लगा है। 6 से 7 में जीएसटी से संबंधित चर्च किए गए थे। देखिए जीएसटी के बारे में आज उसका ताला खोल देते हैं। देखिए अगर हमसे ये पूछ दे, अगर हमसे पूछ दे कि जीएसटी किसके बारे में पूछ दे, जीएसटी के बारे में अगर पूछ दे, सबसे पहले यह जिक्र 2000 ईस्वी में किया गया था, जो कि 2000 ईस्वी में जो किए गए थे वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ जिक्र करके ही रह गया। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जीएसटी का सबसे पहले जिक्र 2000 ईस्वी में किया गया। फिर बजट में पहली बार यह 2006 ईस्वी में आया। बजट में पहली बार ये आया 2006 ईस्वी में आया, लेकिन ये बजट में आके ही रुक गया उस समय। ठीक है, लेकिन अगर इसको लागू अगर हम बोले तो ये लागू आया, सिर्फ क्या किया, आया, लेकिन यह सिर्फ लागू हुआ। ये जो लागू हुआ वो 2010 ईस्वी में लागू हुआ। 2010 ईस्वी में क्या हुआ, लागू हुआ। और पहली बार इसमें तो ये 2010 में लागू हुआ ना, इससे पहले, ये लागू होने से पहले, अर्थात छोड़िए, ये पहली बार बजट में पहली बार आया 2006 में, लेकिन इस पर डिस्कस कब हुआ, डिस्कस हुआ 2009 में। ये लागू हुआ 2010 ईस्वी में। 2010 ईस्वी में क्या हुआ,
लागू हुआ। लेकिन अब देख लीजिए, ये लागू पूर्ण रूपेण वो नहीं, 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान 101वां संविधान संशोधन के द्वारा 2016 ईस्वी में 2016 ईस्वी में मान्यता मिला। में क्या मिला इसे? मान्यता मिला। और वो भी मिला कब? तो 8 सितंबर 2016 ईस्वी को जीएसटी की मान्यता मिली। और यह 1 जुलाई, और यह कब? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को जम्मू एंड कश्मीर में इसे लागू कर दिया गया। कब से? 8 जुलाई से। 8 जुलाई से पूरे देश में इसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे जीएसटी। अच्छा ठीक है, अब बात रही कि जीएसटी में पहले हमें टैक्स कितना कितना लगता था। तो 0%, 5%, मतलब इसके जो टैक्स टूल थे वो 0%, 5%, 12%, 18% था, 5 गो था, 18% और एक थे शायद 28%। लेकिन अब इस जीएसटी में मात्र 4 ही हैं। कौन कौन है? तो 0% को रखा गया, 0%, 5, 18, 40, 0%, 5%, 18% और 40%, ये 4 टूल्स इसमें अभी रखे गए हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कितने टूल्स हैं? तो ये 4 टूल्स हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? सुफड़ा साफ हुआ। जीएसटी का कैसे कैसे पढ़ना, कैसे? जीएसटी शब्द का सबसे पहला जिक्र, जीएसटी शब्द का सबसे पहला जिक्र कब किया गया? तो 2000 ईस्वी में किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जीएसटी का जिक्र किया गया। बजट में पहली बार इसे शामिल किया गया 2006 ईस्वी में। इस पर डिस्कस हुए संसद में 2009 ईस्वी में। इसको लागू करने की बात कही गई 2010 ईस्वी में, लेकिन लागू अभी तक नहीं हुआ। हुआ क्या? 101वां संविधान संशोधन जब 2016 ईस्वी में हुआ तो इसे मान्यता मिली। इसे क्या मिली? मान्यता मिली। और 8 सितंबर 2016 की बात कही जा रही है। और 1 जुलाई 2017 ईस्वी से जम्मू कश्मीर में इसे लागू कर दिया गया। शुरुआत समय में 0% टैक्स थे, 5% थे, 12% था और 18% थे और 28% टूल में इसे लागू किया गया। लेकिन फिलहाल अभी जो इसमें 4 टूल्स ही मौजूद हैं, एक 0% टैक्स, यानी तो किसी पे 5%, 5% के बाद डायरेक्ट 18% और 18% के बाद डायरेक्ट 40% लागू किया जाएगा। ये हमारा जीएसटी का क्या है? पोस्टमार्टम जीएसटी। और ये लिया कहां से गया है जीएसटी? तो कनाडा से लिया गया। कहां से लिया गया? कनाडा से जीएसटी के स्वरूप लिए गए हैं। क्या डन है? कंप्लीट है। और किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं 5 के बाद चलते हैं 6 नंबर प्रश्न। क्या कहा जा रहा? राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? देखो, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट ऑफ बैंक इंडिया एसबीआई का नाम क्या था? तो एसबीआई का नाम एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ही 1955 ईस्वी में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। क्या होती है? स्थापना होती है। चलिए आइए यहां देख लीजिए, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किए गए हैं। कौन सी बैंक के? आरबीआई का स्थापना कब होता है? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में स्थापना इसकी होते हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? आरबीआई का गवर्नर कौन है? जो बता दो हमें, आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है? फटाक से कौन है आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर इसके कौन है? जल्दी से सोचिए, उसका नाम भूल रहे क्या? संजय करोल या कुछ और था? फटाक से सोचिए। इंपीरियल बैंक 6 राष्ट्रीयकरण कहाँ गया? शायद संजय। ओहो हो क्या था विनोद? कितना जल्दी भूलोगे? आरबीआई जैसे शक्तिकांत दास के जगह ये लिए थे संजय मल्होत्रा, संजय कलोर नहीं,
लेकिन दिमाग में आ ही रहा था। ओहो, संजय मल्होत्रा के द्वारा 2024 ईस्वी में ही शपथ लिए गए हैं आरबीआई के गवर्नर जनरल के रूप में संजय मल्होत्रा। 11 दिसंबर 11 दिसंबर जो कि यह संजय मल्होत्रा जो हैं यह 26वां गवर्नर है, 26वां गवर्नर है। चलिए ठीक है, ये तो हम आरबीआई पे चले गए हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम आते हैं जो हमारा बैंक था। देखिए यहीं से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 ईस्वी में हुआ। और उसी में इसका एम्पीरियल बैंक का नाम बदल के आरबीआई रख दिए गए, क्योंकि बैंकों का मिलाया गया। देखिए 1980 ईस्वी में 1980 ईस्वी में 6 बैंकों 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। 6 बैंकों का क्या हुआ है? राष्ट्रीयकरण हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे बैंक से संबंधित आप आंकड़े को क्या रख सकते हैं? ध्यान में रख सकते हैं। बैंक से संबंधित आंकड़े को क्या रख सकते हैं? ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। धोखा नहीं, आज कोई टेक्निकल इशू देना चाहिए। हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? तो हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या कहा जा रहा? पंचवर्षीय योजना। देखिए पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो अभी तक 12, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, ये पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66, फिर 3 साल का इधर एकक पंचवर्षीय योजना आया। फिर 3 साल का इधर कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना आए? एकक पंचवर्षीय योजना आया। ठीक है, उसके बाद इस तरफ जो हमारा पंचवर्षीय योजना, तो 66, 67, 68, 69 से 74, फिर इधर आ गए 74 से 78, पांचवा, और छठा पंचवर्षीय योजना 2 साल का फिर गए 78, 79, 80, 80 से 85, ये 1900 की बात है, ये 1900 की नहीं चल रहा। 85 के बाद फिर से गैप होंगे, और उसके बाद 92, 1992 से 97, फिर 1997 से 2003, फिर 2003 से 2008, फिर 2008 से ये थे 12, और ये 2012 से ये 17। उल्टा कर दिए क्या? 8, 92, 97, 8 तो 92, 97 ना, तो एक और कहाँ गैप हुआ? 80 से 85, 80 से 80 से 85, 85 से, अच्छा यहीं पे मिस किए, ये 92 कैसे चल गए? 85 से पहले 90, 7वां पंचवर्षीय योजना 85 से 90, ये 1985 से ये था 90, फिर ये 92 से यहाँ शुरू होंगे, 1992 से 97, फिर 1997 से 2003, और ये 2003 से ये 8, और ये 2008 से 12, और ये 2012 से 17 तक लागू था। लेकिन हम किस पंचवर्षीय योजना में दहिंद हुए? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो हमारे पंचवर्षीय योजना था, इसके स्थान पर क्या ला दिया गया? नीति आयोग, और इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ, और जिसके अध्यक्ष वर्तमान पीएम होते हैं, तो इसका हो गए कौन? नरेंद्र मोदी इसके क्या हो गए? तो ये हो गए। तो किस पंचवर्षीय योजना के अंत में थे? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में थे 2017 में, लेकिन अब तो पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, योजना आयोग ला दिए गए हैं। तो ये चीजें हमें क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलें। 7 के बाद चलें 8 नंबर प्रश्न। क्या पूछ रहे? रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय मतलब रेलवे में कितना विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कोई कर सकता है? तो देखिए जिस समय की ये प्रश्न है 2017 की बात कही गई, उस समय मात्र 75%
निवेश की सीमा था, लेकिन 2025 में अब तो इसका वैश्वीकरण कर दिया गया, तो रेलवे विभाग में 100% तक पर विदेशी वाले निवेश आके कर सकते हैं, विदेशी वाले निवेश आके क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न। चलिए, यह किसी देश में व्यक्ति की आय की विषमता ज्ञात किया जाता है। तो देखिए लॉरेंज वक्र के द्वारा, मतलब समझ रहे हो, जैसे राम है, इस राम की आय मान लो 100 रुपया, ठीक है। उसके बाद एक हो गया श्याम, हम ही हो गए, तो श्याम की आय 200 रुपया। तो इन दोनों की आय में जो विषमताएं हैं वो लॉरेंज वक्र के द्वारा क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। और ये जो लॉरेंज वक्र हैं ये कहाँ के हैं, तो यूएसए, अमेरिका के हैं। ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। लॉरेंज के द्वारा ही ये वक्र तैयार की गई कि किसी दो व्यक्तियों की आय की विषमता को ज्ञात किया जा सकता है। चलिए, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो देखिए नासिक में। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, नासिक में। देखिए बैंक नोट प्रेस की बात करें तो वह 4 जगह है। बैंक नोट प्रेस कितने जगह है, 4 जगह, जो कि 2 जगह केंद्र सरकार संभालता है, 2 जगह का केंद्र सरकार संभालते हैं और 2 जगह आरबीआई संभालते हैं, 2 जगह आरबीआई संभालते हैं। तो जो इसका नासिक और देवास में जो है, जो देवास हो गया एमपी में और नासिक हो गए महाराष्ट्र में। तो ये जो 2 जगह हैं ये दोनों का कमांड संभालेगा केंद्र सरकार, ठीक है। लेकिन जो आरबीआई 2 जगह वाले में के संभालते हैं, 2 जगह का संभालते हैं, जो कि एक सालवानी हो गया और होशंगाबाद। तो एक सालवानी तो है ही है जो कि शायद पश्चिम बंगाल में, एक सालवानी तो है जो पश्चिम बंगाल में है, तो शायद एक सालवानी का संभालता है और एक, जैसे केंद्र सरकार तो 2 को संभाल लिया, कहाँ वाले का, तो इसका देवदास और नासिक का। तो एक सालवानी, एक आरबीआई संभालेंगे, एक सालवानी का और दूसरा मैसूर का। तो ये मैसूर हो गए कर्नाटक में और सालवानी हो गया कहाँ पे, WB अर्थात वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये तो हो गए हमारे, ठीक है, ये तो हमारे हो गए। और ये आरबीआई के बारे में हमने अभी क्या बोला था, क्या बोले थे, संजय मल्होत्रा ना जी, इसका गवर्नर कौन बना, संजय, क्या बने, संजय मल्होत्रा। कब बने, 2024। कौन से महीने संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर कौन से महीने में बने थे, जो बताइए फटाक से। तो 11 दिसंबर 2024 को बने थे। संजय मल्होत्रा कैवे गवर्नर थे, तो 26वां गवर्नर था। कैवा गवर्नर था, 26वां। देखिए ये तो हो गया हमारा बैंक नोट प्रेस। और अभी आते हैं टकसाल अर्थात जो रुपया, जो सिक्का वाला है वो भी कितने जगह है, तो 4 जगह ही है। टकसाल वाले हमारे देश में कितने जगह हैं, तो 4 जगह टकसाल है हमारे, ठीक है। 4 जगह टकसाल भी कितना है, मुंबई कोलकाता, एक हो गया, कोलकाता हो गया, दूसरा हो गया नोएडा, मुंबई कोलकाता नोएडा और हैदराबाद। तो ये टकसाल हमारे भारत में कितने जगह बनाए जाते हैं, 4 जगह बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, 1 रुपया के नोट पर किसका दस्तखत होता है, तो वित्त मंत्रालय में जो होते हैं वो वित्त मंत्री का क्या होता है, वित्त मंत्री का सिग्नेचर होते हैं 1 रुपये के नोट पर, ठीक है। ये प्रश्न पूछता अलग से, 1 रुपया का नोट जारी कौन करता है, तो वित्त मंत्री। 1 रुपया का नोट जारी कौन करता है, वित्त मंत्री। ये कन्फर्म बढ़ जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं ना। बैंक नोट प्रेस कहाँ होता है, तो बैंक नोट प्रेस यहाँ पर, तो अर्थात नासिक में। कहाँ पे, नासिक में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में ये शामिल नहीं है। देखो, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में तमिलनाडु शामिल नहीं है। तो है कौन कौन, उत्तर प्रदेश नंबर पहला, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में हो गया। दूसरी जनसंख्या महाराष्ट्र में हो गया, दूसरी जनसंख्या कहाँ हो गए, महाराष्ट्र में। और तीसरा और चौथा जल्दी से सोचिए, तो उमा, इसका हम सब याद कैसे करते हैं, उमा।
तो महाराष्ट्र हो गए, यूपी हो गया पहला, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, फिर बिहार, बिहार और अपना फिर ममता बनर्जी अर्थात पश्चिम बंगाल। यहाँ पे 4 आबादी ज्यादा है। क्या है? ये जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या यहाँ ज्यादा है। ये एक कॉलम हो गए। दूसरे में हम ये चीजें याद रख सकते हैं कि जन घनत्व, जनसंख्या घनत्व, क्या कर सकते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो हम क्या बोलेंगे? जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? तो जनसंख्या घनत्व बिहार का। क्या हो जाएगा? बिहार का। कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग। ठीक है, अगर हम ये ज्यादा की बात की हैं, अगर कम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश जो कि 17। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली जो कि इसके 10 गुना अर्थात 11,320 प्रति वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर ये कम की बात करें तो अंडमान निकोबार जो कि वहां पे मात्र 46 है। लेकिन इसका आंकड़ा घट के लद्दाख भी आ सकता है, क्योंकि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर दिए गए हैं। तो ये कम जनसंख्या घनत्व। लेकिन अगर यही चीज अगर भारत के जनसंख्या घनत्व पूछता तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये होता हमारा। ठीक है, तो ये अभी 2011 का ही ये सब आंकड़ा है, तो हमें इसको याद रखना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। जनसंख्या घनत्व भारत के कितने हैं? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर यही चीज पूछे सबसे ज्यादा तो बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कम तो आंध्र प्रदेश में और 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादा पूछ दे तो दिल्ली 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर, और अंडमान निकोबार का पूछ दे तो 46। और उसके बाद अगर लद्दाख है जो अभी अंडमान केंद्र शासित प्रदेश में आएंगे कम जनघनत्व में। ठीक है, डन है। चलो आगे बढ़ जाए। चलिए आगे चलते हैं। 11 के बाद चलते हैं 12 नंबर। निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? लो हो गया मौज, बिहार का। अभी हमने बता दिए कितना है? 1102 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब तो ये बता दिए। ज्यादा वाला में कौन हो गया? ज्यादा में तो बिहार हो गया। कम में राज्य में पूछता तो अरुणाचल प्रदेश जो कि मात्र 17 है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश, अगर इसी में केंद्र शासित प्रदेश वाला दिल्ली होता तो 11,000 कुछ है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश ये ज्यादा में, अगर केंद्र शासित प्रदेश कम में होता तो अंडमान निकोबार, और नहीं तो फिर लद्दाख, क्योंकि जब से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, अंडमान निकोबार से कम जनघनत्व कहाँ का है? लद्दाख का है। तो ये तो प्रश्न पीछे ही कर लिए। चलिए आगे आइए। क्या भारत में सुपर कंप्यूटर पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? तो परम था, और परम 8,000 ये हो गए। चलिए आगे चलिए। अगले प्रश्न, भारत में 4G सेवा शुरुआत कब हुई? जल्दी से बता दो। पहले 2G, फिर 3G, फिर 4G, फिर 5G। तो 4G सेवा कब शुरू हुई? फटाक से सबका क्रम क्या आपको पता है? सबका क्रम पता है तो शायद 4G सेवा 2012। पहले हुआ 1995, 2G 1995, ये हो गया 2G 1995, ये हो गया पूरी 2000, ये हो गए 2012, और ये हो गए 2022। तो ये भारत में सभी में है। भारत में कहाँ पे? भारत में 2G सेवा की शुरुआत 1995, 3G सेवा की शुरुआत 2000, 4G सेवा 2012 और 5G सेवा 2022, और 6G सेवा आ जाएंगे 2030 तक आने की संभावनाएं हैं। आने की क्या संभावनाएं हैं? चलिए डन है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। चलो 14 के बाद चलो 15 नंबर। क्या पूछता है? यूके अर्थात इंग्लैंड के, यूनाइटेड किंगडम के शेयर मूल्यांक क्या है? तो वो FTS 100 है। मतलब जितने भी यूरोपीय संघ के हैं उसका जो शेयर बाजार का मूल्यांक है FTSE 100 है। ठीक है, चलिए
उसके बाद हम और भी विभिन्न जगहों का देख लेते हैं शेयर मूल्यांक, कहाँ कहाँ का क्या शेयर मूल्यांक है। जैसे भारत का क्या, निफ्टी, भारत का क्या है, निफ्टी है, भारत का निफ्टी है। दूसरा अगर हम देख लें अमेरिका का, अमेरिका का तो S&P 800, S&P 500, S&P 500, ठीक है। तीसरा यूरोप का FTS तो ये गया। जापान का क्या है, निक्की, जापान का निक्की 225। चीन का क्या है, चीन का क्या है तो शंघाई, चीन का क्या है, शंघाई, चीन का क्या हो गया, शंघाई हो गया चीन का। उसके बाद दक्षिण कोरिया का क्या है, कोस्पी। और एक बचा रूस का, तो रूस का मोइक्स, क्या है, मोइक्स। तो ये सब सभी जगह के क्या है, इसके शेयर मूल्यांक है, सभी जगह के शेयर क्या है, मूल्यांक है। तो फटाक से इसको भी एक बार रिपीट कर लीजिए, शेयर मूल्यांक। जैसे ये ब्रिटेन का पूछा था FTS 100, कोई भी यूरोपीय संघ के पूछे तो FTS 100 ही है। ये तो हमारे प्रश्न का इसका आंसर हो गया। दूसरा भारत का क्या है, निफ्टी, भारत का निफ्टी, अमेरिका का S&P 500, जापान का निक्की 225, चीन का संघाई, और दक्षिण कोरिया कोरपी, और रूस का मोएक्स। ये उसके क्या है, ये सभी जगह के क्या है, तो शेयर मूल्यांक है, शेयर मूल्यांक है। चलिए आगे चलिए, 16 नंबर प्रश्नों में आ जाइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम CD देशमुख, गवर्नर जनरल CD देशमुख। तो अगर यहाँ भारतीय गवर्नर, तो गवर्नर के बारे में अवश्य ध्यान रखिए। अगर पूछ दे प्रथम पूछ दे CD देशमुख। ये जो अभी 25वां पूछता तो हम क्या देते, शक्तिकांत दास, शक्ति सही लिखे ना जी, शक्तिकांत दास। लेकिन जो 26वां है वो संजय मल्होत्रा, जो कि अभी हम 2 बार डेट इसका लिख चुके हैं। 11 दिसंबर 2024 ईस्वी को ये पदभार संभाले हैं, ये 25वां के जगह ये 26वां हो गया, ठीक है। चलिए, तो पहला CD देशमुख हो गया। आगे बढ़ जाए। चलिए, ये सब PDF आपको मिल जाएंगे कैम्ब्रिज GS क्लास बाई श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पे। चलिए, ये प्रश्न क्या पार हो गया, वह विद्यार्थी जिसने रुपया पर साइन का डिजाइन किया था वो यहाँ पढ़े थे, वो कहाँ पढ़े थे, IIT मुंबई। और वो व्यक्ति कौन था, वो व्यक्ति कौन थे, तो उदय कुमार। रुपया पर जो सिग्नेचर का जो डिजाइन किया वो कौन थे, उदय कुमार थे। और ये पढ़ाई कहाँ किए थे, तो IIT बॉम्बे में किए थे। चलिए आगे बढ़ जाए। वह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन बन गया, फिनलैंड की। कार्बन पर भी हम क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, कार्बन पर भी टैक्स लेंगे। देखिए, कार्बन उत्सर्जन में अगर हम रैंक देखें, कार्बन उत्सर्जन में अगर हम रैंक देखें तो सबसे ज्यादा बड़ा स्थान चीन का है, दूसरा अमेरिका का है, और तीसरा भारत का है, आप इसका परसेंटेज देख के बौखला जाइएगा, इसका परसेंटेज देख के क्या होइएगा, बौखला जाइएगा। 2017 की ये आंकड़ा हम बता रहे हैं। तो ये 27% कार्बन प्रदूषित करता है, ये 15% करते हैं, और भारत मात्र 7% करता है। इससे भी कम पूरे यूरोपीय संघ में मात्र 10% है। ये सब क्या है, कार्बन कर, इतना परसेंट ये कार्बन का उत्सर्जन करने वाला ये सब सभी देश का रैंक है। लेकिन यहां देख लीजिए, फिनलैंड उसमें उत्सर्जित करने वाला टैक्स लगा दिया। प्रथम घोषित देश अगर उसका कर दिया तो किसको कर दिया, फिनलैंड को। कौन कर दिया, फिनलैंड को। चलिए आगे चलते। कीवी चिड़िया कहाँ की है, तो कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में कीवी चिड़िया है जो पाई जाती है। देखिए, कीवी चिड़िया और एक चिड़िया का और नाम है, कीवी चिड़िया और एक चिड़िया और है एमयू। जो दोनों चिड़िया हैं, और कौन है, कीवी, ये उड़ान नहीं भरने वाली चिड़िया है, उड़ान नहीं भरने
वाली चिड़िया हैं, ठीक है, ये दोनों उड़ान नहीं भरती है। अच्छा चलिए यहाँ प्रश्न हमें बता दीजिए, सबसे बड़ा चिड़िया कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग हो जाएंगे, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? तो हमिंग बर्ड सबसे छोटी चिड़िया हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको आप दिमाग में बैठा सकते हो। 19 के बाद चलो 20 नंबर। ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की मुद्रा रियल है। क्या है? रियल है। ब्राजील की मुद्रा रियल है, क्योंकि एकदम रूस का मुद्रा ये हो गए रूबल, रूस की मुद्रा रूबल, और ये बर्बर इथोपिया का मुद्रा, इथोपिया का मुद्रा क्या हो गया? बर्बर। इथोपिया का मुद्रा बर्बर हो गए। और रियाल कहाँ का मुद्रा है? तो सऊदी अरब। रियाल है जो सऊदी अरब का मुद्रा, सऊदी अरब का मुद्रा, अरब सऊदी अरब, रियाल बर्बर इथोपिया, रियल ब्राजील, और रूबल तो किसका हो गया? रूबल हम किसका होता है? वो रूबल ही लिख दिए, रूस का। रूस रूबल, ये उन सभी देश का क्या हो गया? मुद्रा हो गया। चलिए कौन से महलों का नगर कहा जाता है? तो कोलकाता को महलों का नगर कहा जाता है, ठीक है। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर, फटाक से कमेंट कर दीजिए। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर लखनऊ। और इसको क्या कहा जाता है? देखिए नाम ही भूल रहे हैं। जयपुर को गुलाबी शहर, गुलाबों का शहर। बगीचों का शहर बेंगलोर। तो इस तरीके से जो प्रमुख शहरों का जो उपनाम है उसे हम क्या रख सकते हैं? दिमाग में बैठा सकते हैं। चलिए आगे कीजिए। किसे अच्छे समय का राजा कहा गया? तो वो दारू कहाँ गया? विजय माल्या। शराब जो विस्की और बियर बेचते थे वो अच्छे समय का राजा कहा गया विजय माल्या को। चलिए आगे चलिए। यह मुंबई की प्रथम प्रखनली शिशु थे जो 2016 ईस्वी में इन्हें शिशु का जन्म लिया। हर्षा जो है वो प्रखनली शिशु सबसे पहले हैं जो जन्म लिए। तो 23 का बी हो जाएगा। 24 में आइए। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? दुर्बा बनर्जी। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट दुर्बा बनर्जी। तो ये हो जाएंगे ए नंबर 24 का। चलिए 25 में चलिए। किनको महामना कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। 25 का सी महामना, तो किसको? मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। चलिए प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है जिन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया था? देविका रानी, मधुबाला, मीना और या नरगिस? तो शायद देविका रानी होनी चाहिए। 26 का ए। 26 का क्या होना चाहिए? 26 का ए सही है। देविका रानी प्रथम अभिनेत्री जिन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, देविका रानी। यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। कौन है? हरिशंकर प्रसाद, दीनबंधु, नामवर सिंह या जयशंकर प्रसाद? तो सही कौन है? हरिशंकर प्रसाद है जो हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। चलिए पद्मावत के लेखक कौन है? कबीर, तुलसीदास, जायसी। पद्मावत के लेखक कौन है? जायसी। 28 का सी हो गया। 28 का सी हो गया। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? जॉर्ज मार्टिन, आर इंद्रायण, सुई फास्टिन या डेविड बैट्स? तो इसका जो सही हो जाएंगे किसका? गेम ऑफ थ्रोन्स का लेखक जॉर्ज मार्टिन। 29 का ए। चलिए आइए। इंडियन आफ्टर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? चेतन भगत, इंडिया आफ्टर गांधी, सुरेश मेनन, नवीन चावला या रामचंद्रन? नहीं 30 का ए होना चाहिए। ऐसे इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा, सी हो जाएंगे इसका। इंडियन आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा। चलिए आगे चलिए। किस भारतीय क्रांतिकारी को जेल के कमरा में बंद कर दिया गया था? वो अंडमान निकोबार में है। किसको? जयप्रकाश नारायण को, जो बिहार से थे ना, छात्र आंदोलन 1975 वाला, जयप्रकाश नारायण, इसी को ले जाकर के वहां बंद कर दिया गया था। अभी वो एक पर्यटक स्थल है, तो इसका आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। किसने ईमेल के जगह @ का खोज किया? रे टॉमलिंस या शिवा आयुर्वेदी, बिल गेट, स्टीव जॉब? नहीं रे टॉलमिन्स।
ईमेल के जगह @ का खोज रे टॉलमिन्स किया, और जीमेल का खोज भी रे टॉलमिन्स ही किया। जीमेल का खोज रे टॉलमिन्स, जैसे फेसबुक का खोज मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक का खोज मार्क जुकरबर्ग, उसी प्रकार ईमेल का खोज भी रे टॉलमिन्स किया है। और ईमेल में @ का खोज भी किसके द्वारा किया गया? रे टॉलमिन्स के द्वारा ही किए गए हैं। किसी बैंक, ये क्या पूछ रहा, किस बैंक ने अपने कर्मचारी को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने का इजाजत दे दिया है? आईसीआईसी बैंक। यह आईसीआईसी बैंक है जो अभी कर्मचारी को घर से बैंक के सर्विस अधिगम करने का इजाजत दे दिया। इसका आंसर क्या होगा? 33 का डी। आगे आइए, यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। फर्नीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। चलिए 35 में आइए, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? सितार या शहनाई? इसका हम आपको कमेंट में एक आंसर भेजे हैं, शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। तो क्लास 10वां का ही प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। ठीक है, फिर भी हमने एक भेजा है, वो आप देख लीजिएगा। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में रहता था। ठुमरी, यह गायन शैली जो वाजिद अली शाह के दरबार में कौन सा था? तो ठुमरी था। 36 का सी हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया है। और क्यों किया गया था? क्योंकि जो चौरी चौरा हत्याकांड 1922 ईस्वी में जो हुआ, तो महात्मा गांधी ने असहयोगी आंदोलन जो वह वापस ले लिए थे। इसीलिए बहुत सारे नेता लोग नाराज होकर के एक अलग पार्टी की स्थापना किया, और उस पार्टी को ही हम जानते हैं स्वराज पार्टी। क्योंकि बहुत लोग इससे खफा थे महात्मा गांधी से कि आंदोलन, तो असहयोगी आंदोलन इतना काफी अच्छा चल रहा था, तो इसे स्थगित करने की क्या आवश्यकता पड़ी? नहीं, अब चलते रहता देश में तो आजाद हो जाता देश, ऐसा सोचना था। लेकिन स्वराज असहयोगी आंदोलन को बंद कर दिए। इसीलिए नाराज होकर के बहुत सारे नेताओं ने स्वराज पार्टी का क्या कर लिया? स्थापना कर लिया, जो कि 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह पार्टी की स्थापना की जाती। इसीलिए 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी बेलगांव के अधिवेशन में क्या बनते हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष बनते। तो स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी मोतीलाल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गुजरात की महिलाओं ने दी। ठीक है, चलिए 37 के बाद 38 चलते हैं। यह लेखक लेखिका जिसने अंग्रेज की बजाय इटालियन में लिखते थे? झुम्मा लाहिड़ी, किरण देसाई, अरुंधति राय ने। कुछ नहीं, झुम्मा लाहिड़ी जो थे वो अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते थे। तो 38 का आंसर ए हो जाएगा। 38 का झुम्मा लाहिड़ी इटालियन में लिखते थे। किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो युवराज सिंह का है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। किसकी आत्मकथा? युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 40 का बी हो जाएगा। 40 का बी हो जाएगा। छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में छाऊ है, उड़ीसा में भी छाऊ है। ठीक है, तो यहाँ तो पश्चिम बंगाल है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पश्चिम बंगाल। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, किस भाग में? हम पूरे पढ़ दिए। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भारतीय संविधान के 4 में वर्णन है। भारतीय संविधान के 4 में वर्णन है। यहाँ आ जाइए, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? अनुसूची 8 में क्या है? भाषा। अनुसूची 8 में भाषा है। 10 में क्या है? दल बदल कानून है। दल बदल कानून है। 12 में क्या है? 12 में नगर पालिका का संबंध है। नगर पालिका का संबंध है। जैसे अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद में भारत संघ राज्य का क्षेत्र होगा, ये है। दूसरा में सभी सरकारी पदाधिकारी का वेतन। चौथा में शपथ। तीसरा में शपथ। चौथा में क्या दिया गया? और 5वां क्या दिया गया? छठा क्या दिया गया? 7वां क्या दिया गया? 7वां में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। और इधर क्या है? इधर इसमें 6 में मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और 4 राज्यों को स्पेशल दर्जा दिया गया। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का दिया गया है। और इसमें क्या है? 4 में क्या दिया गया है? संविधानों का संघ होगा ना, 4 भूल गए। चलिए दिमाग से उठ गया।
उठ गया। संघ, वेतन, शपथ। अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति का इसमें दिया गया है। और मेघालय मिजोरम 4 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा, और 7 में केंद्र और शक्तियों का बंटवारा, 8 में तो लोहा, ठीक है। 8 में क्या है, भाषा, और 9 में क्या है, 9 में नगर पंच 9 में नहीं, 10 में दल बदल कानून, 11 में ग्राम पंचायत, 12 में नगर पंचायत, ठीक है। इस तरीके से अनुसूची उल्लेख है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस वर्ष तक राष्ट्रपति, कितने वर्ष तक, 12 वर्ष तक वो राष्ट्रपति रहे हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया है, जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड या जापान। तो राष्ट्रपति भारत के होंगे, या किस देश से लिया गया है, तो वह आयरलैंड से लिए गए हैं। और अभी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता, पहले 2 सदस्य, लेकिन अभी फिलहाल इसका आंसर 0 हो जाएंगे। किसको, इसको हटा दिया गया। लोकसभा में अब एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिए गए। एक भी उसमें सदस्य नहीं होंगे जो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा, मनोनीत किए जाएंगे। और बाकी राज्यसभा में अभी 12 है। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था, जयप्रकाश नारायण। 1950 सर्वोदय योजना, विनोबा भावे भूदान आंदोलन से, विनोबा भावे भूदान आंदोलन। इसका आंसर सी हो जाएगा। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, तो म्यांमार का सबसे कम स्थलीय सीमा है। सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ भारत का लगता है। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरता है, किस राज्य से नहीं गुजरता, तो वो बिहार से नहीं गुजरते हैं। इसका ट्रिक आपको याद होगा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, जो कि मिजोरम, त्रिपुरा, कर्क रेखा है ना जी, कर्क रेखा, हाँ सही तो है। कर्क रेखा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब, राजस्थान, ये सब सभी 8 राज्य कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरते हैं, 8 राज्य से गुजरते हैं। कर्क रेखा कहाँ है, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा कहाँ है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। चलो 50 नंबर आओ। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो यमुना। देखो इस पे खेलो, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अगर पूछ दे बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, तो इसका नाम यमुना, यमुना, ठीक है। अगर इसका नाम तिब्बत में पूछ दे तो सांगपो, तिब्बत में पूछ दे सांगपो। अगर वही चीज गंगा नदी का पूछ दे कि बांग्लादेश में उसको किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा को चीन में शायद ये दिहांग के नाम से जानते हैं, उसी के दिहांग के नाम से जानते हैं। यहां पूछा कि बांग्लादेश में, तो यमुना, बांग्लादेश में यमुना। चलिए 50 के बाद 51। विकर मूलतः होते हैं, वसा का, शर्करा का, प्रोटीन का। विकर एक किण्वन बीमारियां होती है जो किसके बने होते हैं, प्रोटीन का बना होता है। 51 का शी। चलिए मायोपिया रोग किससे संबंधित है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, मायोपिया निकट दृष्टि दोष से संबंधित है, निकट दृष्टि दोष। और इसके लिए कौन से अवतल, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, तो मायोपिया इससे हो गया, ठीक है। और हाइड्रोमायोपिया उत्तल लेंस। सापेक्षिक आर्द्रता, 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 तो घनत्व हाइड्रोमीटर, आर्द्रता हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, अगर ये घनत्व होता, घनत्व होता तो हाइड्रोमीटर। दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर से गैल्वेनोमीटर, विभवांतर, विभवांतर, गैल्वेनोमीटर पोटेंशियोमीटर से वही होता, ठीक है। चलिए किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होंगे। और सबसे ज्यादा किसका होगा, तो ये होंगे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। आंसर पूछा कम वाला, इसलिए डी देंगे। चलो आगे चलो। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य हो या ऊर्जा हो, कार्य हो या ऊर्जा हो, इसका सभी का मात्रक जूल होता है। ये बल का ऐसा मात्रक होते हैं, न्यूटन। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, क्योंकि डाइन इसका सीजीएस मात्रक हो गया। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होते हैं, और ये बल का सीजीएस मात्रक हो गया, बल का सीजीएस मात्रक हो गया डाइन। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 के बाद 56 चलते। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 किलोमीटर, ठीक है।
आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? देखिए, ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है और ध्वनि तरंग को चलने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ये नहीं है, बाकी ये पराबैंगनी सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्लांक नियतांक कितने के बराबर होते हैं? प्लांक नियतांक 6.63 गुना 10 पर पावर माइनस 34, 6 गुना 10 पर पावर माइनस 34, ये प्लांक नियतांक होता है। पौधे हल्दी पौधे के खाने वाले भाग हैं, जो कि तना पौधे को, तना भाग इसको क्या करते हैं? खाते हैं। 59 के बाद 60 चलिए। श्वेत रक्त कणिका कितनी प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, अर्थात श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, WBC। चलिए आगे आ जाइए। लसिका किसमें उपस्थित होते हैं? तो संवहन उत्तक में क्या होते हैं? लसिका उपस्थित होता है संवहन उत्तक में। 61 के बाद 62 आइए। पीलिया रोग रुधिर, जो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से पीलिया रोग होता है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से। चलिए, कौन सा सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और यकृत से ही एक पीत रस निकलता है जो पित्ताशय में जाके जमा होता है। चलिए, यह सैग्विवोरस, तो सर्प केचुआ। सैग्विवोरस उसे कहते हैं ना जो किसी दूसरे के खून को चूसता है, इसमें मच्छर हो जाएगा। सैग्विवोरस क्या आप ध्यान रखिएगा, जो किसी दूसरे के खून को चूसता है उसी को कहते हैं। कौन मास्टर ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन। चलिए, यह विटामिन टोकोफेरॉल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम तो टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। विटामिन ई कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल विटामिन ई, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। रेटिनॉल थायमीन, ये हो गया रेटिनॉल ये हो गया थायमीन, और ये हो गया कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, और ये हो गया टोकोफेरॉल, ये हो गया टोकोफेरॉल। सी के एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के फिलिक्विनोन, के फिलिक्विनोन, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन तो बीसी, और वसा में घुलनशील विटामिन ADE, ये वसा में घुलनशील विटामिन, ये जल में घुलनशील विटामिन। चलिए, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। मधुमक्खी जहां रहता है वहां पर काफी एकदम झुंड बना के रहेगा, इसलिए मधुमक्खी, चींटी, ये सब सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। नाइलॉन इनमें से एक लकों के माध्यम से प्रकार होता है एमाइड द्वारा। नाइलॉन जो बनाए जाते हैं वो एमाइड के द्वारा बनाए जाते हैं। चलिए, इस ग्रह पर वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है, तो शनि ग्रह में वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलो आओ 70। पृथ्वी की सतह पर कितने पर सागर से ढका है? 70%। कितना परसेंट? 70%, तो 70 का सी हो गया। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? वास्टॉक्स, एरिका, डाइलाइल या इथोपिया? तो शायद बी होना चाहिए, 71 का ए दिया। वास्टॉक दुनिया का सबसे, और भारत में सबसे ज्यादा लेह हो गया, और जैसलमेर है जो सबसे शुष्क स्थान है, ये दुनिया का तो वास्टॉक है। यह एक गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? हमबोल्ट गर्म धारा है ना, हमबोल्ट। ऑप्शन बी हो जाएंगे, 72 का बी। चलो 73 नंबर आओ। कितने देश भूमि से चारों तरफ घुरा हुआ? 44 देश हैं जो भूमि से चारों तरफ क्या घिरे हुए हैं। दो तारे क्रमशः इतना और इतना के तरंगदैर्घ्य में है, तो इसका T1 और T2, इसको T1 मानिए, T2 मानिए, काट के आ जाएगा आपका 3:4 आना चाहिए। 74 नंबर, 74 का 4 3 ऊपर वाला, पहले T फिर T1, पहले T और फिर T1, दो क्रमागत, इसको T मानिए, उसको T1 मानिए, तो 4 और 3 आ जाएंगे। क्यूरी ताप से संबंधित है, रेडियो सक्रियता का संबंध क्यूरी से। यदि एक व्यक्ति समतल दर्पण को भी चाल से चलता है तो दर्पण प्रतिबिंब उससे दुगना चाल से आते हुए प्रतीत होगा, 2B, क्योंकि इधर से वो भी जाएगा तो उधर से वो भी आएगा, तो दुगना चाल हो जाएगा, तो 2B। 76 का ए। बिहार में इस तरह के राज्य, बिहार के इस तरह के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो बिहार का पश्चिम 77 का बी हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, खरे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, और यहाँ 79 नंबर, तो इसका HCF लेके चलना है, तो कल से हम सब
79 मैथ रीजनिंग वाला कल इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो थोड़ा शुरुआती समय में सॉल्यूशन ठीक चलता है, एक घंटे के अंदर ही कंप्लीट करना होता है, इसलिए थोड़ा लास्ट में फास्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए बाकी फिर मिलते हैं इसके मैथ और रीजनिंग के सेटों में। तो आप अवश्य वो पूरा कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दिए जाते हैं।